जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि एसईओ अकेले नहीं हो सकती। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलकर करनी पड़ेंगी अपनी टीम के साथ, और उस टीम में आपका एक डेवलपर भी हो सकता है और आपका डिज़ाइनर भी हो सकता है और कंटेंट या दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं। आज मैं आपसे बात करूँगा कि ऐसी वो कौन-सी चीज़ें हैं जिन पे आपकी डिपेंडेंसी होती है। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स किए हैं, वो ज़्यादातर बेसिक एसईओ में काउंट होते हैं। लेकिन अब हम थोड़ा-सा एडवांस होने जा रहे हैं, और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊँ कि एडवांस टॉपिक्स किस तरह के हो सकते हैं और वो उसमें क्या-क्या हमें उसमें डिपेंडेंसी आ सकती है। एसईओ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको दूसरों से हेल्प चाहिए होगी, और उनमें मेनली जो हेल्प चाहिए होगी वो आपको डेवलपर से चाहिए होगी। अब असल में लोगों को लगता ये है कि एसईओ वाले डेवलपमेंट भी सीखें, या क्लाइंट अक्सर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिनको एसईओ आती है वो डेवलपमेंट भी वो करेगा। आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि अव्वल तो अगर आपको एसईओ के साथ डेवलपमेंट आ जाए तो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आप खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी को टेक्निकल एसईओ में भी काउंट किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गूगल ऐसे ही देख रहा होता है जो सिर्फ कंटेंट या मेटा टैग से रिलेटेड नहीं है। वो आपकी वेबसाइट किस पे बनी है, कैसे बनी है, कोड कैसा था, क्वालिटी कैसी थी, उसकी स्पीड कैसी थी। ये सारी वो चीज़ें हैं जो एडवांस फैक्टर्स में आती हैं, और आप चाह कर भी ये नहीं कर सकते जब तक कि आप वो डेवलपर बन ना जाएँ, और हर बंदा डेवलपर नहीं बन सकता। लेकिन अगर आप एसईओ के साथ डेवलपमेंट सीख लें, तो नो डाउट आप एक अच्छी एसईओ और अच्छे डेवलपर भी बन सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम जो लोगों को आती है वो ये कि जब वो एसईओ के साथ डेवलपमेंट नहीं जानते, वो शर्म के मारे वो गिल्ट समझते हैं कि जी हमें नहीं आता। वो इस गिल्ट की वजह से क्लाइंट से बात भी नहीं करते, ना ही अपनी वेबसाइट को ठीक करते हैं कि भाई हमें ये करना है और हमें नहीं आता, तो क्लाइंट को पता चल जाएगा तो शायद वो पैसे नहीं देगा। ये चीज़ मैं आपकी क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको किसी भी तरह से इस चीज़ में ये परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे ये डेवलपमेंट नहीं आती है तो मैंने काम नहीं करना। आपने अंडरस्टैंड ये करना है कि बहुत सारी चीज़ें एसईओ पे अफ़ेक्ट करती हैं जो कि आपकी जॉब नहीं है। ये आपकी जॉब है कि सर्च इंजन पे या गूगल पे रैंकिंग की किस-किस से अफ़ेक्ट आपको हो रहा है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं है और गूगल पे आप ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, उस वेबसाइट की वजह से जॉब आपकी ख़राब होगी, क्योंकि आपकी परफ़ॉर्मेंस ख़राब हो रही है। आपकी परफ़ॉर्मेंस आपके क्लाइंट ने देखनी है, लेकिन आपकी गलती नहीं है, गलती डेवलपमेंट की या वेबसाइट की है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट या आपकी परफॉर्मेंस हर्ट हो रही है। आपने इसमें शर्म नहीं करनी, क्योंकि आपकी ये जॉब ही नहीं है, और डेवलपमेंट की ये जॉब है लेकिन उनको एसईओ नहीं आती है। सो आपने डेवलपमेंट के साथ बैठकर क्लाइंट को समझाना है कि मैं डेवलपर के साथ बैठूंगा, और आपने डेवलपमेंट डेवलपमेंट वालों को यानी डेवलपर्स को आपने वो अपनी चीज़ें देनी है, वो उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, उसमें मसला नहीं होगा। लेकिन सिर्फ आपने बात करनी है। होता ये है कि आप जब ये करेंगे नहीं, तो आपके कंपेटिटर्स ये कर रहे होंगे। जब आपके कंपेटिटर्स कर रहे होंगे, वो आपसे ऊपर निकल जाएंगे, वो गूगल में अच्छा रैंक कर जाएंगे। आप अपनी वेबसाइट की बात करें या क्लाइंट की वेबसाइट की बात करें, आपकी रिजल्ट्स रुक जाएंगे। सो अगर आपका कंपेटिटर ऊपर चला गया इस वजह से कि उसने डेवलपमेंट भी अच्छी करवा ली, और जो चीज़ें एसईओ पे अफेक्ट करती थी, तो वो आपको बीट कर जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। सो आपने फोकस ये करना है कि जो भी चीज़, चाहे वो डिज़ाइन है, चाहे वो डेवलपमेंट है, जो भी चीज़ आपकी एसईओ पे अफेक्ट करती है, वो आपने करवानी है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो आप खुद नहीं कर सकते, आप उसके लिए रिसोर्सेज मांगें, या रिसोर्सेज हायर करें, या अपने क्लाइंट से कहें कि मुझे अपनी टीम दे दो या मेरी टीम हायर कर लो। इन एनी केस वो काम होगा तो एसईओ बेहतर होगी, अगर वो काम नहीं होगा तो एसईओ बेहतर नहीं होगी। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि आपको बिल्कुल भी झिझक नहीं होनी चाहिए अपने क्लाइंट से बात करते हुए कि भाई मुझे डेवलपमेंट करनी है, और ये बहुत सारे टेक्निकल फैक्टर्स हैं जो डेवलपर ही कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। हमने वेबसाइट की स्ट्रक्चर की पहले बात की। उसमें तो आपका एक रोल प्ले होगा। जब वेबसाइट बन रही हो, आपको चाहिए कि आप उस पे जाके अपना रोल प्ले करें, उनको बताएं कि अच्छा स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आपको मौका नहीं मिला, आप बाद में ज्वाइन किया आपने, या वेबसाइट पहले बन चुकी थी, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकेंगे। आप बाद में सजेशन करवा सकते हैं, वो रीडू करवा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है क्लाइंट कितना एग्रीड होगा या नहीं होगा। एक और चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है कि स्ट्रक्चर के अलावा भी वेबसाइट में यूज़र एक्सपीरियंस की और बड़ी चीज़ें हैं। वेबसाइट का डिज़ाइन या वेबसाइट का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ना सिर्फ आपका डिज़ाइन आता है, बल्कि आपके फ़ॉन्ट्स क्या यूज़ हुए, आपने वाइट स्पेस कैसे यूज़ की, उसका साइज़ क्या था, आपने इमेजेस कौन से यूज़ किए, उसका लेआउट कैसे रखा, कौन सी इन्फॉर्मेशन ऊपर रखी, कौन सी इन्फॉर्मेशन नीचे रखी। ये सारी चीज़ें एक वेबसाइट की पूरे यूज़र एक्सपीरियंस में हेल्प करती हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये काम तो मेरा है ही नहीं,
और ये तो डेवलपमेंट को चाहिए या तो डिज़ाइनर को चाहिए कि ये काम करें। लेकिन यही चीज़ अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि बहुत सारी चीज़ें हम खुद नहीं कर सकेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें डेवलपमेंट या डिज़ाइन ने करके देनी है। वो डिपेंडेंसी है हमारी, और इसमें शर्म की बात नहीं है कि अगर हम उसको एडमिट कर लें और क्लाइंट को बताएं कि ये भाई हमें चाहिए और ये करना होगा। अगर स्ट्रक्चर अच्छा है, वेबसाइट का एक्सपीरियंस क्या होगा मैं आपको उसको बता देता हूँ। हमें इसको समझने के लिए एक टर्म समझनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं बाउंस रेट। बाउंस रेट क्या होता है? बाउंस रेट का मतलब ये है कि अगर यूज़र आपकी वेबसाइट पे आए कहीं से भी, और वो आके उसी पेज से एग्ज़िट कर जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने गूगल में सर्च किया और मैंने एक पेज देखा, उस पेज पे मैंने क्लिक किया और मैं उस पेज को विज़िट करता हूँ। जैसे ही मैं उस पेज को विज़िट करता हूँ, मैं उस पेज से किसी और पेज पे नहीं जाता, कोई क्लिक नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, और मैं उसी पेज से एग्ज़िट कर देता हूँ, मतलब कि मैं उसको बंद कर देता हूँ। इसको बाउंस रेट कहते हैं। सो मैं वहाँ पे गया और मैं बाउंस होके वापस आ गया। गूगल की नज़र में ये एक नेगेटिव फैक्टर है। गूगल ये कहता है कि अगर आपकी वेबसाइट अच्छी थी तो यूज़र को आगे जाना चाहिए था। अगर यूज़र आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं और वो छोड़ के जा रहे हैं, वो आगे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि या तो यूज़र गलत था आपका, मतलब कि आप किसी गलत कीवर्ड पे रैंक हो गए हैं, तो वो आपको डी रैंक करने की कोशिश करेगा कि भाई ये जो यूज़र सर्च करता है और इस पेज पे जाता है तो उसको वो मिलता नहीं जिसकी जो चीज़ें सर्च करता है, और इसीलिए वो छोड़ जाता है। तो ये चीज़ें यूज़र एक्सपीरियंस में आती हैं जो कि नज़र नहीं आती, बट एसईओ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर वही बात है कि लोग समझते हैं कि जी हमारा काम नहीं है, ये तो डेवलपमेंट अच्छी होगी, तो ये डेवलपर का काम है या डिज़ाइनर का काम है। आपने मेक श्योर ये करना है कि आपकी जॉब पे जो अफेक्ट कर रही है, ये वो जॉब है जो आपकी जॉब पे अफेक्ट कर रही है। और आपने इसको इंश्योर करना है कि आप अपनी वेबसाइट को या अपनी जो भी उन चीज़ों को बेहतर करें जो आपकी जॉब पे अफेक्ट कर सकती हैं, विच इज़ एसईओ। सर्च इंजन जिस तरह से वेबसाइट को देखता है और वो जो जो देखता है वो सब आपकी ज़िम्मेदारी है। यकीनन एक वेबसाइट एक बंदा नहीं चला सकता, अगर बड़ी वेबसाइट है तो बिल्कुल नहीं चला सकता। आप डिज़ाइन भी सीख लें, आप डेवलपमेंट भी सीख लें, तो आप वही बात है कि आप अच्छी एसईओ कर लेंगे। बट अगर आप सब चीज़ें सीखते रहेंगे तो आप अपनी एसईओ छोड़ देंगे, बाकी सारे काम उसमें आपकी वो ज़िम्मेदारी बनती जाएगी। मेक श्योर ये करें कि आप अपनी जॉब पे फोकस करें, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, जो चीज़ें आप नहीं कर सकते वो आप क्लाइंट के हवाले करें। उनमें से डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और डिज़ाइन को आपने लाइटली नहीं लेना। अगर आपको लगे कि वेबसाइट अच्छी नहीं है, वो यूज़र कन्वर्ट नहीं हो रहा, बाउंस रेट बढ़ गया है, आप वेबसाइट अच्छी कर लें। जब वेबसाइट अच्छी होगी, गूगल को लगेगा कि हाँ भाई ये वेबसाइट अच्छी है, डिज़ाइन अच्छा है, लोग आ रहे हैं, रुक रहे हैं। जब वो रुकेंगे, वो आगे पेजेस देखेंगे, बाउंस रेट कम होगा, बाउंस रेट कम होगा तो गूगल आपको रिवॉर्ड करेगा। सो इन शॉर्ट ये समझ लें कि वेबसाइट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं, बाउंस रेट बढ़ गया, गूगल ने आपको पेनल्टी डालनी है, आपको डी रैंक करेगा। आपने वो सारी चीज़ें बेहतर करनी है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हबस्पॉट की वेबसाइट है, बड़ी अच्छी वेबसाइट है। अगर आप इसको देखेंगे आपको खुद नज़र आएगा कि इसमें उन्होंने किस तरह से लेआउट किया है, किस तरह से डिज़ाइन किया है, सब चीज़ें। ये एक अच्छी वेबसाइट में शुमार होती है। इसके अलावा शॉपिफाई का आपने नाम सुना होगा, शॉपिफाई की एक बड़ी अच्छी डिज़ाइन का लेआउट है। उसके बाद स्ट्राइप एक और कंपनी है जो एक पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये बड़ी अच्छी इनकी वेबसाइट है, और आपको बेशुमार अच्छी वेबसाइट्स मिलेंगी। आप इनको देखकर इनसे नसीहत लें, इनसे देखें कि ये लोग कैसे अपने एक्सपीरियंस को बेहतर करते हैं। जब यहाँ लोग जाते हैं, क्या इनका दिल करता है उस वेबसाइट पे रुकने को, या इनको छोड़ के भाग जाने का दिल करता है? तो अगर आपका यूज़र छोड़ के भागेगा तो आपको ना सिर्फ वो बिज़नेस नहीं मिलेगा, बल्कि आपको गूगल रैंक भी नहीं करेगा, और जो रैंक हुए होंगे पेजेस वो भी नीचे ले जाएगा, क्योंकि गूगल की नज़र में ये एक बुरा एक्सपीरियंस है और वो चाहता है कि वो भी अच्छा एक्सपीरियंस दे और आप भी अच्छा एक्सपीरियंस दें। जैसे कि हमें पता है कि वेब के ऊपर हर एसेट का, हर पेज का एक एक एड्रेस होता है जिसको हम यूआरएल बोलते हैं। ये एड्रेस आइडेंटिफाई करता है कि कोई रिसोर्स, कोई इमेज, कोई पेज कहाँ पड़ा हुआ है, और जब भी आप ब्राउज़र में वो यूआरएल ओपन करते हैं तो वो आपको वो चीज़ नज़र आने लग जाती है, क्योंकि वो एग्जैक्टली उसका एड्रेस होता है। लेकिन अगर कोई चीज़ डिलीट हो जाए, उसका एड्रेस डिलीट नहीं होता। जब गूगल आपके किसी पेज को इंडेक्स कर लेता है और गूगल के डेटाबेस में वो यूआरएल आ जाता है, लेकिन आप पीछे से वो फाइल डिलीट कर दें या वो पेज डिलीट कर दें, तो गूगल के इंडेक्स से वो डिलीट नहीं होता, बल्कि गूगल में वो अवेलेबल रहता है। और जब वो अवेलेबल रहता है तो उससे क्या होता है कि अगर किसी ने सर्च किया हो और वो उस यूआरएल पे क्लिक करे जो आपने डिलीट कर दिया था या चेंज कर दिया था, तो सर्वर को उस एड्रेस पे कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ही वो एड्रेस उस एड्रेस पे कोई जाएगा, तो आपको एक 404 एरर का वो एक 404 एरर दिखाएगा ब्राउज़र, जो कि आपको कुछ कभी-कभार इस तरह से नज़र आता है। ये 404 एरर बड़े डिफरेंट तरह से आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं, लोग अपनी मर्ज़ी के 404 पेजेस भी बना लेते हैं। लेकिन इन शॉर्ट 404 का मतलब ये है
कि वो एक एरर है कि चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। वो आपका एड्रेस गलत है जिस पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। आपको 404 एरर तब नज़र आएगा जब पेज का यूआरएल या जो फाइल का यूआरएल है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गूगल ये समझता है कि अगर आपके ब्रोकन यूआरएल्स हैं, तो वो आपको उस पे एसईओ में वैल्यू डाउन करेगा, और अगर यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है और वो एक ब्रोकन पेज पे लैंड करता है, तो वो आपकी वेबसाइट छोड़ जाएगा। और इसके अलावा आपका बिज़नेस में भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है इन ब्रोकन यूआरएल्स की वजह से। तो इसमें 3 मेन चीज़ें देखने वाली हैं। आपकी एसईओ इफ़ेक्ट होती है, आपका यूज़र छोड़ के चला जाता है, और गूगल पसंद नहीं करता ऐसी यूआरएल्स को, इसलिए वो आपकी जो है आपको पूरी की पूरी वेबसाइट को इम्पैक्ट करता है कि जी ये वेबसाइट में ब्रोकन यूआरएल्स इतने ज़्यादा हैं कि लोग क्लिक करके आते हैं और उन पे कुछ नहीं मिलता। वो आपकी वेबसाइट है या आपके क्लाइंट की वेबसाइट है, आपने ब्रोकन यूआरएल्स को आइडेंटिफ़ाई करना होता है, और आइडेंटिफ़ाई करने के 2-3 तरीके हैं। कि एक तो ये कि आपको वैसे ही कोई पेज नज़र आ जाए कि जब आप जाएँ, सर्च करें और आपको नज़र आ जाए कि ये पेज तो एग्ज़िस्ट नहीं करता, आप उसको ठीक कर लें। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको पता ही ना हो और आपकी वेबसाइट पे ब्रोकन यूआरएल्स हों, और ये कब होता है, इसकी 2 कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो ये कि जब क्लाइंट या आप किसी ने भी आपसे पहले या आपने ही अगर कोई पेज डिलीट किया हो, किसी वेबसाइट से पेज डिलीट हो और वो गूगल ने इंडेक्स कर लिया हो डिलीट होने से पहले, और बाद में जब वो डिलीट करे, गूगल के डेटाबेस में वो रहेगा, और जब भी उस पे कोई क्लिक करके आएगा तो वो ब्रोकन यूआरएल के तौर पे 404 एरर दिखाएगा। सो या तो पेज डिलीट हो जाता है, या कभी-कभार ये भी होता है कि आपने एक आर्टिकल लिखा, अब आपको नाम उसको चेंज करना था, आपने थोड़ी बहुत चेंजेस की और आपने उसका नाम डिफरेंट कर दिया, उसका यूआरएल डिफरेंट हो गया। अब बेसिकली आपने पेज तो डिलीट नहीं किया, लेकिन वो यूआरएल जो पहले गूगल इंडेक्स कर चुका था या सर्च इंजन इंडेक्स कर चुके थे, अब उसका यूआरएल चेंज हो गया। पुराने यूआरएल पे कोई भी नहीं जा सकेगा क्योंकि वो एग्ज़िस्ट नहीं करता। अब वो डिलीट हुआ या वो चेंज हुआ, वो एक ही बात है। तो ये जब इश्यूज़ आते हैं तो आपको ये देखना होता है कि जब आप वेबसाइट माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेट से मुराद कि अगर आपने नई वेबसाइट बना ली है या आपने एक पेज की जगह दूसरा नया पेज बना लिया है, तो आप पुराने यूआरएल से नए यूआरएल पे रीडायरेक्शन लगाएँ। रीडायरेक्शन एक कमांड होती है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, कंटेंट डुप्लीकेशन जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कंटेंट डुप्लीकेशन को रोकने के लिए www से नॉन www पे या http से https पर कैसे रीडायरेक्शन से आपने करना है। लेकिन रीडायरेक्शन सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप कोई पेज डिलीट करें, जो कि बहुत नेचुरल है क्योंकि अगर आपको पेज अब नहीं चाहिए आप डिलीट कर देंगे, आप डिलीट कर दें लेकिन उसको रीडायरेक्ट ज़रूर करें। रीडायरेक्शन का मतलब ये होता है कि आपने जो पुराना यूआरएल था उससे आपने एक नए यूआरएल पे एड्रेस दे दिया। जब भी यूज़र या गूगल उस पुराने यूआरएल पे जाएगा, तो ब्राउज़र एक नया यूआरएल दिखा देगा, और यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन से पेज से आया, कौन से पेज पे लैंड कर गया। अगर वो यूआरएल देखेगा, उसको समझ आ जाएगी कि पुराना यूआरएल अब नहीं एग्ज़िस्ट करता, वो नए यूआरएल पे ऑटोमैटिकली वो लोड हो जाएगा। और गूगल जब ये देखेगा बिहेवियर कि हाँ भाई, एक पुराना यूआरएल था जो उसके डेटाबेस में था, जब वो उसको क्रॉल करेगा, वो देखेगा पेज एग्ज़िस्ट नहीं करता, लेकिन पेज के ऊपर एक 301 रीडायरेक्शन लगी हुई है, जिसमें होगा ये कि जब वो उसको ब्राउज़ करेगा तो एक नए पेज पे लैंड कर जाएगा। तो गूगल ये समझ जाएगा कि अब ये एड्रेस ख़त्म हो गया, इसकी जगह एक नया एड्रेस आ गया है। जैसे ही वो नया एड्रेस देखेगा, गूगल के डेटाबेस में वो पुराना एड्रेस ख़त्म हो जाएगा और नया एड्रेस वो ऐड हो जाएगा। सो ये ब्रोकन यूआरएल्स फाइंड करने के लिए आप एक टूल यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह के W3C वैलिडेटर का चेक लिंक्स का एक टूल है। इस पे आप जाके अपनी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन की वेबसाइट कितनी बड़ी है, ये उतना ही टाइम लेगा। लेकिन एक आसान तरीका भी है ब्रोकन लिंक्स चेक करने का, वो है गूगल वेबमास्टर टूल्स। गूगल वेबमास्टर टूल्स के ऊपर हमने पूरा एक टॉपिक डिसाइड किया हुआ है। जब मैं आपको पूरा टॉपिक बताऊंगा गूगल वेबमास्टर टूल्स क्या होते हैं और कैसे चलता है, उसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसमें ब्रोकन यूआरएल्स गूगल कैसे आइडेंटिफाई करता है। मैं जो गूगल वेबमास्टर का टूल इसलिए पसंद करता हूँ कि गूगल ब्रोकन यूआरएल्स गूगल में ही हैं, और गूगल से बेहतर हमें नहीं बता सकता कि उसके बाद कितने यूआरएल्स हैं जो कि ब्रोकन हैं। तो जब हम अपनी वेबसाइट गूगल वेबमास्टर टूल में रजिस्टर करेंगे, वो हमें सारे ब्रोकन यूआरएल्स बताएगा, और जब वो हमें ये बताएगा तो हम उसको फिक्स भी कर लेंगे। सो इन शॉर्ट आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि ब्रोकन यूआरएल्स जो हैं वो डेंजरस हैं आपकी वेबसाइट के लिए। आपकी वेबसाइट में अगर लिंक्स ऐसे हैं जहाँ पर लोग आते हैं या गूगल आता है और वो 404 एरर शो करते हैं, आपने उसको फिक्स करना है। अगर आपको नहीं पता कैसे फिक्स करना है, अगेन ये वो एडवांस पार्ट है जिसकी हमने पहले बात की। आपने अपने डेवलपर से कहना है कि भाई मुझे ये फिक्स करवाना है, आप इसको फिक्स कर दें। वो उसको पता होगा कि 404 एरर कैसे लगते हैं। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं, आपको प्लगइन मिल जाएंगे। आप प्लगइन्स के तहत भी प्लगइन्स यूज़ करते हुए आप अपने ब्रोकन यूआरएल्स को खुद भी फिक्स कर सकेंगे। लेकिन इन शॉर्ट अगर आपको नहीं पता, तो ये ऐसी चीज़ है जिसमें हेल्प मांगने में कोई मसला नहीं है। आप अपने डेवलपर से कहेंगे भाई ये ब्रोकन यूआरएल्स हैं, मुझे बता दो कैसे करते हैं या मुझे कर दो।
जब आपको खुद समझ आ जाएगी आप खुद भी कर लेंगे। लेकिन ब्रोकन यूआरएल्स अगर होंगे तो आपके एसईओ पे नेगेटिव इफेक्ट होगा, इसको आपने ख़त्म करना है इन एनी केस। पेज लोडिंग भी एक एडवांस फैक्टर है जो गूगल बड़ी सीरियसली नोट करता है। गूगल स्पीड के बारे में और यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में इतना कॉन्शियस है कि गूगल ने इस पेज स्पीड को एसईओ का रैंकिंग फैक्टर बना दिया। और अब अगर आपकी वेबसाइट अच्छी लोड या जल्दी लोड नहीं होगी, आपको गूगल पेनल्टी डालेगा। पहले कुछ अर्से पहले तक गूगल ये तो ज़रूर कहता था कि आप स्पीड ऑप्टिमाइज़ करें, आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उसने सज़ा अभी मुतय्यन नहीं की थी, यानी कि अभी उसने पेनल्टी डिसाइड नहीं की थी। अब उसने कहा है कि जी मैं बाकायदा पेनल्टी डालूँगा उस वेबसाइट को जो कि टाइम पर या जल्दी लोड नहीं होगी। तो गूगल पेज स्पीड किन-किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? वो उसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो आपकी में से वेबसाइट का आपका लोड कितना है, मतलब आपने वेबसाइट के ऊपर क्या-क्या डाला है, उस पे कितने इमेजेस हैं, कितना कंटेंट है, उसका लेंथ क्या है। उसके बाद आपका सर्वर क्या है। सर्वर से मुराद कि आपने अच्छी होस्टिंग ली है, बुरी होस्टिंग ली है, आप पाकिस्तान से वेबसाइट खोल रहे हैं लेकिन सर्वर आपका यूएस में है, तो इतनी लंबी कॉल जाती है, वहाँ से कॉल वापस आती है। ये हमें पता तो नहीं चलता, लेकिन ये कुछ सेकंड का जो गैप आता है, असल में ये कॉल बहुत लंबी हो जाती है। इसको कैसे सॉल्व करना होता है? उसके बाद ये है कि आपने जो कंटेंट डाला उसका साइज़ क्या था? आपको याद होगा जब हमने इमेज एसईओ पढ़ी थी, उसमें हमने इमेज की एसईओ के इमेज के साइज़ को ऑप्टिमाइज़ेशन की बात की थी। असल में वो इमेज का साइज़ भी अगर ऑप्टिमाइज़ होगा, तो बाकी साइज़ भी ऑप्टिमाइज़ होगा, तो पूरे पेज का साइज़ ऑप्टिमाइज़ होगा। पूरे पेज का साइज़ ऑप्टिमाइज़ होने से क्या फ़ायदा होगा कि हमारी पेज की स्पीड अच्छी होगी और गूगल हमें अच्छी रैंकिंग देगा। और अगर हम नहीं ऑप्टिमाइज़ करेंगे, हमारे कंपैरेटर की पेज की स्पीड अच्छी हो जाएगी और गूगल उसको अच्छी रैंकिंग दे देगा। सो अगेन ये काम ऐसा है कि जो आप नहीं कर सकेंगे, जो आपके डिपार्टमेंट में फॉल ही नहीं करता। ये डेवलपमेंट का काम है, ये वेबसाइट बनाने वालों का काम है कि वो अच्छी कोड लिखें, वो चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करें, और डिज़ाइनर का काम है कि आपको अच्छे इमेजेस दे, ऑप्टिमाइज़ करके दे। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप उनको उनसे ये काम करवाएँ। आप उनको गाइड करेंगे कि भाई ये चीज़ एसईओ पे इफ़ेक्ट कर रही है और हमें ये करके दो। तो आपने उनको आराम से या क्लाइंट से डिस्कस करना है कि भाई ये एसईओ में नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, हमारी पेज की स्पीड डाउन जा रही है और हम पेज की स्पीड बेहतर करेंगे। नॉर्मली मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक 2 चीज़ें, 2 वजूहात हैं जिसकी वजह से कभी लोग इसको फिक्स नहीं करते। एक चीज़ ये कि उनको पता ही नहीं होता कि ये एक इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है कि एक्चुअली आप इससे रैंक भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको नहीं करेंगे ऑप्टिमाइज़ तो आप उससे पेनल्टी भी आपको मिलेगी। दूसरी रीज़न ये होती है कि क्लाइंट को शायद पता भी हो, आपको भी शायद पता हो, लेकिन लोग इसको करने के मारे, मतलब कि इसको चूँकि थोड़ा-सा हेक्टिक हो जाता है या डेवलपमेंट इन्वॉल्व हो जाती है और टेक्निकल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लोग करने की वजह से इसको करते ही नहीं हैं, क्योंकि भई ये करेगा कौन या कैसे किया जाएगा, तो वो थोड़ा मुश्किल लगता है। इन शॉर्ट अगर आप नहीं करेंगे, चाहे रीज़न कोई भी है, आपको गूगल पेनल्टी डालेगा, और अगर आपको पेनल्टी पड़ेगी तो आपकी जॉब पे असर होगा। इसको चेक करने का एक गूगल ने खुद ही टूल दिया है जिसका नाम गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स है। अगर आप गूगल पेज स्पीड इनसाइट यूज़ करेंगे, तो गूगल आपको एक पेज का स्कोर बताएगा कि आपके पेज के ऊपर क्या-क्या लोड हुआ और उसने क्या-क्या प्रॉब्लम्स देखी हैं, और उसका आपको सॉल्यूशन भी बताएगा कि भाई ये चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करो तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। ये आपको 100 में से स्कोर देता है, जिसमें 100 मोबाइल पे और डेस्कटॉप दोनों पे देता है। अभी हम इसको डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पूरा एक टॉपिक इस टूल के ऊपर रखा है। मैं आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाऊँगा कि किस तरह से आप पेज की स्पीड टेस्ट करेंगे और उसको किस तरह से आप बाद में डेवलपर के हवाले करेंगे कि भाई ये चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करो। इसको हम सब एक पूरे सेशन में करेंगे। तो अभी सिर्फ आप इतना समझ लें, स्पीड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपकी पेज की स्पीड स्लो है, ये वो उन एडवांस वन पेज ऑप्टिमाइज़ेशन फैक्टर्स में से इंक्लूडेड है, जिसमें आपको डेवलपर की हेल्प चाहिए होगी, और मैं चाहता था कि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको पता हो कि ये भी हमने देखना है, चाहे डेवलपर आपका है या नहीं है। आप जब आपके पास जब होगा, आप उससे ये काम करवाएँगे, नहीं होगा तो आप हायर करके फिर ये काम करवाएँगे। दुनिया सारी मोबाइल की तरफ जा रही है, हर एक की जेब में स्मार्टफ़ोन आ गया है, और हो ये रहा है कि अब आप स्मार्टफ़ोन से जो वेबसाइट पे आने वाली ट्रैफ़िक है, वो वेबसाइट से वो कंप्यूटर से आने वाली ट्रैफ़िक से बढ़ गई है। मतलब ये कि डेस्कटॉप का ट्रेंड फ़ॉल कर रहा है, लोग आहिस्ता-आहिस्ता डेस्कटॉप छोड़ते जा रहे हैं, और मोबाइल से जो वेबसाइट का ट्रैफ़िक है वो ग्रो कर रहा है। इस सारे मामले के अंदर गूगल भी ये चाहता है कि वेबसाइट्स जो हैं वो मोबाइल फ्रेंडली हों, जिनको हम मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स इन शॉर्ट बोलते हैं। मोबाइल फ्रेंडली का मतलब क्या है? मोबाइल फ्रेंडली का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट ना सिर्फ मोबाइल पे अच्छी लगे, बल्कि मोबाइल के मुताबिक बनी हुई हो।
इसमें डिफरेंस है। मोबाइल फ्रेंडली और मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस में ये डिफरेंस है कि मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट ऐसी कोई भी वेबसाइट जो मोबाइल पर लोड हो जाए उसको मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट आप कह सकते हैं। लेकिन मैं जब मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट कह रहा हूँ, मेरा ये मतलब है कि वो ना सिर्फ मोबाइल पर लोड हो जाए बल्कि मोबाइल के मुताबिक लोड हो। इसको मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इससे क्या मुराद है। असल में स्क्रीन का साइज़ जो है वो डिफरेंट हो गया। अब इतनी स्क्रीन के साइज़ हो गए हैं कि वेबसाइट का एक स्क्रीन के साइज़ के मुताबिक डिज़ाइन कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि कोई 24 इंच मॉनिटर यूज़ कर रहा है, कोई 12 इंच कर रहा है, कोई लैपटॉप कर रहा है, कोई टैबलेट कर रहा है, कोई मोबाइल कर रहा है, और मोबाइल में भी बेशुमार स्क्रीन साइज़ेज़ हैं, हज़ारों की तादाद में मोबाइल की कैटेगरीज़ हैं। सो होगा क्या कि जब आपकी वेबसाइट हर स्क्रीन साइज़ के ऊपर अच्छी नहीं लगेगी, और अगर आपने सिर्फ डेस्कटॉप की बनाई होगी तो ऑटोमेटिकली छोटी स्क्रीन पे वो अच्छी नहीं लगेगी। सो मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स का मतलब ये है कि जितना स्क्रीन का साइज़ है, चाहे वो टैबलेट है, चाहे वो लैपटॉप है, या चाहे वो बड़ी स्क्रीन है, जितना भी स्क्रीन का साइज़ है उसके मुताबिक वो डिज़ाइन प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड होगा और उसके मुताबिक वो उसको दिखाएगा कि कैसे किस स्क्रीन पे क्या शो करना है। इसको तो इन शॉर्ट बोलते हैं कि मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक वेबसाइट डिफरेंट स्क्रीन साइज़ेस पर किस तरह से अच्छी लग रही है। इसमें अगेन ये आप नहीं कर सकेंगे, ये एक डेवलपर का काम है कि वो बेसिकली इसको ऑप्टिमाइज़ करेगा, और आपने ये देखना है कि क्या ये ऑप्टिमाइज़्ड है या नहीं है। क्योंकि गूगल हमें पेनल्टी इस बात की भी डालेगा कि भाई सारी दुनिया मोबाइल पे चलेगी, मैं मोबाइल को इतना प्रमोट कर रहा हूँ, आपकी वेबसाइट मोबाइल पे अच्छी क्यों नहीं लग रही। सो गूगल हमें वहाँ से पेनल्टी डालेगा, और ये वो चीज़ें हैं जो हमें मेक श्योर करनी होती हैं कि गूगल की वजह से हम मोबाइल फ्रेंडलीनेस को, यानी कि मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस को बड़ा बेहतर करें। और इसमें ना सिर्फ मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस है बल्कि मोबाइल की एसईओ, फिर उसकी अपनी और भी जार्गन्स हैं जो कि गूगल देखता है। मैं आपको आगे भी बताऊँगा कि इसमें और क्या-क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको दिखाने की गर्ज से बता देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वेबसाइट है जो डेस्कटॉप पे ठीक लग रही है। आप देखेंगे मोबाइल में मोबाइल व्यू में अगर आप देखें तो वो नज़र तो आ रही है, लेकिन उसका ऑप्टिमाइज़्ड स्क्रीन नहीं है। लेकिन अगर राइट वाला आप इमेज देखें तो उसमें प्रॉपर्ली इमेज रीसाइज़ हुआ उस स्क्रीन के मुताबिक। लेफ्ट वाले इमेज में वो डेस्कटॉप वाली वेबसाइट हमें नज़र तो आ गई, ये मोबाइल फ्रेंडली तो हो गया, लोग आर्ग्यू करेंगे देखें मोबाइल में खुल रही है वेबसाइट। मोबाइल में वेबसाइट खुल जाना और मोबाइल में प्रॉपर्ली वेबसाइट का दिखना, दोनों में बहुत गहरा फ़र्क है, और गूगल इसको बड़ी अच्छे से मॉनिटर करता है। और अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं होगी तो आपकी एसईओ बेहतर नहीं हो सकेगी। गूगल उन लोगों को रैंक करेगा जो आपके कंपेटिटर्स होंगे और मोबाइल रिस्पॉन्सिव अच्छी वेबसाइट बना लेंगे। सो आपकी जॉब ये है कि आप अच्छी वेबसाइट बनवाएँ। अगर आपका टीम नहीं है तो आप अपने क्लाइंट से कहें, या अपने अगर आप खुद बिज़नेस चला रहे हैं तो अपनी टीम हायर करें। अगर आपका टीम है तो आप डेफ़िनेटली उनको कहें कि भाई हमें ये बेहतर चाहिए, और इसको बहुत ज़रूरी है कि बेहतर करना, क्योंकि इससे आपका बिज़नेस भी ग्रो करेगा, और जो है ना आपकी एसईओ में रैंकिंग भी बढ़ेगी। मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस सिर्फ यूज़र को, सिर्फ गूगल को नहीं चाहिए बल्कि यूज़र को भी चाहिए। तो आप ये बात याद रखें, गूगल हमेशा यूज़र को फॉलो करता है। जो भी काम गूगल कर रहे हो कहता है बेसिकली यूज़र के माइंडसेट से कहता है। सो आप यूज़र को फॉलो करें या गूगल को फॉलो करें, बात एक ही है कि आपकी वेबसाइट अच्छी होगी, यूज़र भी रुकेगा, आएगा भी, और अगर आपकी वेबसाइट अच्छी होगी गूगल भी आपको ऊपर लेके जाएगा। सिंपल इज़ दैट। आपको अच्छी वेबसाइट चाहिए और ये आपका काम नहीं है, इसलिए ये एडवांस टॉपिक मैंने रखा, क्योंकि ये आपने डेवलपर से करवाना है, और आपको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि डेवलपर से कहते हुए कि भाई हमें मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट चाहिए वरना मेरी एसईओ ख़राब हो रही है। हमने मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस की बात की और हमने देखा कि गूगल बहुत सीरियस है। इसको एक स्टेप फर्दर ले गया गूगल, और उसने एक एएमपी फॉर्मेट निकाला जिसके तहत वो चाहता है कि गूगल की जितनी भी वेबसाइट हैं दुनिया में वो गूगल के मुताबिक एएमपी फॉर्मेट पे कन्वर्ट हो जाएं, ताकि गूगल उनको मोबाइल में अच्छी तरह से दिखा सके। वो एएमपी फॉर्मेट है क्या? सो बेसिकली ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है गूगल की तरफ से, जिसमें उसने ये एक मिशन शुरू किया है कि एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, मतलब ये कि एएमपी से ऐसे मोबाइल पेजेस बनाए जाएं जो कि फ़ौरन लोड हो जाएं। तो आप अक्सर ये नोट करते होंगे, अगर आपने गूगल में या एंड्रॉयड में या जहाँ पर भी गूगल की ऐप आप यूज़ करते हैं मोबाइल के अंदर, उसमें अगर आपने कुछ सर्च किया होगा गूगल के अंदर, तो अक्सर पेजेस पे आप क्लिक करते होंगे तो एकदम से खुल जाते होंगे, बड़े सिंपल से, बड़े स्लीक से, और बड़े इजी से पेजेस आपको नज़र आए होंगे। बेसिकली वो एएमपी पेजेस होते हैं, और उनकी निशानी भी मैं अभी आपको बता देता हूँ कि उसमें कैसे पता चलता है। एएमपी लॉन्च करने का मकसद गूगल का ये था कि वो कोशिश ये करे कि वेबसाइट जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी लोगों तक पहुँचा सकें।
नॉर्मली लोग मोबाइल पे 3G 4G या इस तरह की डेटा पैक्स पे होते हैं। वाईफाई पे हो तो अलग बात है, लेकिन जब आप डेटा पैक पे होते हैं आपकी एक सिग्नल क्वालिटी बड़ी लो होती है और आपका बैंडविड्थ भी कम होती है आपके पास। तो वो गूगल ये चाहता है कि कम से कम बैंडविड्थ के साथ जल्दी से जल्दी आपको वेबसाइट लोड करवाए, इवन दो कि वो आपका सिग्नल पुअर भी है लेकिन आपकी वेबसाइट जल्दी लोड हो जाएगी। सो ये बेसिकली उसने इंस्पायर हुआ फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल से। अगर आप फेसबुक की ऐप में अगर कुछ देख रहे हो, अक्सर आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो एकदम से पेज खोल देता है, ना कि आपको उसकी वेबसाइट पे लेकर जाए। वो फेसबुक एक इंस्टेंट आर्टिकल है जो कि बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन सेम कैटेगरी में या सेम आप देख लें फीचर गूगल ने मोबाइल पेजेस एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस के तौर पे निकाला, जिसमें आप वेबसाइट पे क्लिक करते हैं और फ़ौरन वो गूगल उसको लोड कर देता है और अक्सर आपको उसके यूआरएल में लिखा हुआ नज़र आता है amp डॉट समथिंग डॉट आगे जो भी आपका यूआरएल है, या आपके example.com/amp होता है। सो AMP बेसिकली HTML की तरह ही है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कोडिंग थोड़ी एनहांस हो जाती है। वो डेवलपर आप जब बात करेंगे उसको समझ आ जाएगी। AMP के बेसिकली दो फ़ायदे हैं। पहला ये कि वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा और हायर एंगेजमेंट देगा। यूज़र को पता होगा कि ये AMP पेज है, फ़ौरन क्लिक करेगा, फ़ौरन लोड हो जाएगा। दूसरा ये कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फेसबुक के इंस्टेंट आर्टिकल्स में डिज़ाइन फेसबुक खुद डिसाइड करता है, तो वो आप उसको कुछ कर नहीं सकते। लेकिन गूगल के AMP डिज़ाइन में आप खुद अपनी वेबसाइट के एक लिमिटेड हद तक डिज़ाइन डिसाइड कर सकते हैं, लेआउट डिसाइड कर सकते हैं, और ये आपके कंट्रोल में होता है। सो गूगल के मुताबिक अगर आप फेसबुक को देखें तो फेसबुक एक क्लोज प्लेटफॉर्म है, उसकी हम एसईओ में हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है। लेकिन अगर AMP की बात करें तो एसईओ में AMP का बहुत बड़ा रोल है, और स्पेशली मोबाइल एसईओ के ऊपर। अगर आपको ये पता है कि आपकी 70-80% ट्रैफिक मोबाइल से आती है और अगर आपने AMP नहीं लॉन्च किया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। AMP की वजह से आपकी मोबाइल की एसईओ कितने गुना बढ़ सकती है। और जब आप मोबाइल AMP इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, जब भी कोई मोबाइल पे आपकी वो डोमेन या कोई कुछ भी सर्च करेगा और अगर आप रैंक कर रहे हैं तो आपके यूआरएल के साथ इस तरह का एक आइकन बना हुआ होगा जो कि AMP का आइकन है। इससे यूज़र देखने वाले को ये पता होगा कि इस पे मैं क्लिक करूँगा, ये फ़ौरन लोड हो जाएगा। जबकि कोई और वेबसाइट जिस पे ये आइकन नहीं बना होगा, उसको पता है कि इस पे मैं क्लिक करूँगा, ये मुझे उसकी वेबसाइट पे लेके जाएगा, वो लोड करेगा, टाइम लगेगा। तो एक एक तरह से लोगों की आदत बन जाएगी कि वो सिर्फ उन्हीं यूआरएल्स पे क्लिक करेंगे जो बेसिकली अच्छे यूआरएल्स उनको नज़र आएंगे कि भाई ये AMP फ्रेंडली हैं, तो मतलब ये कि ये अच्छे यूआरएल्स हैं। अब ये चीज़ आपको देखने में शायद बज़ाहिर छोटी सी लग रही है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए जो कि आपका डेवलपर आपको देगा, और आपने ये मांगनी है अच्छी अपनी मोबाइल एसईओ के लिए। अगर आप ये नहीं मांगेंगे और आपका कंपैटिटर ये करता चला जाएगा तो वो ऊपर रैंक करेगा। अगेन हम बार बार एक चीज़ को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमने एसईओ में इंतहाई बेहतरीन कमाल करना है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप उन चीज़ों को भी करेंगे जो बाकी लोग करने से डरते हैं या कतराते हैं। आपने इन चीज़ों से नहीं डरना, आपने सिर्फ जाना है, जाके डिस्कस करना है, डेवलपर से बात करनी है और उनसे काम करवाना है। अपना बिजनेस हो, क्लाइंट का बिजनेस हो, डेवलपमेंट की सपोर्ट आपने अपने साथ रखनी है ताकि आप एडवांस एसईओ में या टेक्निकल एसईओ में आगे चले जाएं और आपके कंपेटिटर देखते रह जाएं कि आप कितने ऊपर रैंक कर गए हैं। गूगल यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहता है और वो करता चला जा रहा है। एक कोशिश उसकी ये भी थी कि आपको डिसीजन मेकिंग में, यानी कि आपको एक आंसर इंजन बनने के लिए उसने अपने सर्च इंजन के रिजल्ट्स में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखाना शुरू कर दी। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस तरह की थी। उनमें अक्सर आपको स्टार्स नज़र आते होंगे, अक्सर आपको एक्स्ट्रा प्राइसेस नज़र आती होंगी और बेशुमार चीज़ें आपको नज़र आई होंगी। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बेसिकली रिच स्निपेट्स कहलाती हैं। रिच स्निपेट्स का मतलब क्या होता है कि रिच स्निपेट्स बेसिकली चूंकि आपका सर्च का स्निपेट होता है उसमें रिच डेटा ऐड हो जाता है। रिच डेटा से मुराद कि आपको ना सिर्फ टाइटल, यूआरएल और डिस्क्रिप्शन नज़र आती है बल्कि उसके अलावा भी चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक मोबाइल सर्च किया और मुझे कुछ इस तरह का रिजल्ट नज़र आया। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये रिज़ल्ट आम रिज़ल्ट की तरह नहीं है। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नज़र आएंगी जो कि आपको समझ आएगा कि ये 3 डिफरेंट रिजल्ट जो हमें नज़र आ रहे हैं उसमें किसी रिजल्ट में ज़्यादा और किसी रिजल्ट में कम है। फॉर एग्जांपल 1, 2 और 3 में से 1 और 3 में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जबकि 2 में नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इसमें क्या नहीं है। सो फॉर एग्जांपल अब आप देखेंगे कि 1, 2 और 3 में बेसिकली डिफरेंस क्या है। 2 वैसे का वैसे ही है जबकि 1 और 3 में आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नज़र आ रही हैं
ये वो इन्फॉर्मेशन है जो गूगल ने आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ही, सर्च इंजन के ऊपर ही दिखा दी, ताकि आप क्लिक करने से पहले डिसाइड कर लें कि क्या इस पेज पे वो आपको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ये डेटा कहाँ से आया? ये डेटा बेसिकली आपकी वेबसाइट से ही आता है। ये इसको रिच स्निपेट्स बोलते हैं, कुछ लोग इसको माइक्रो डेटा बोलते हैं, इसके डिफरेंट नाम हैं। फॉर एग्जांपल रिच स्निपेट्स तो मैंने आपको बताया, जैसे स्ट्रक्चर्ड डेटा भी बोलते हैं इसको, इसको स्कीमा टैग्स भी बोलते हैं, माइक्रो डेटा भी बोलते हैं, और कभी कभी इसको रिच डेटा भी बोल देते हैं। डिफरेंट नाम है इसी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी के, लेकिन अल्टीमेटली मतलब यही है कि इससे आपको गूगल के अंदर या गूगल पे जब आप रैंक करते हैं, आपकी ना सिर्फ टाइटल, यूआरएल और डिस्क्रिप्शन जाती है, बल्कि उसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जाती है। अब वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या होगी? वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, और इन डिफरेंट टाइप्स को डिफाइन करने के लिए सर्च इंजन ने, यानी गूगल, बिंग और दूसरे सर्च इंजन ने मिलकर एक मुश्तरका एक कमेटी या समझ लें या आप एक अथॉरिटी बना दी है, जिसको उन्होंने कहा कि हम मिल बैठकर ये डिसाइड करेंगे कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक मोबाइल की बात हो रही है, तो मोबाइल का एक नाम होता है, मोबाइल का एक मॉडल होता है, उसका कलर होता है, उसकी कंपनी होती है, उसकी प्राइस होती है, उसकी फीचर्स होते हैं। ये सब चीज़ें वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो गूगल देखना चाहेगा। अभी फ़िलहाल सर्च इंजन और गूगल को ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो नाम पढ़ते हैं, सैमसंग या हुआवे या कोई भी और कंपनी, उनको नहीं पता कि ये कंपनी है, उनको नहीं पता कि इस गैलेक्सी S9 एक मोबाइल है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए उनको एक्स्ट्रा कोडिंग चाहिए होती है। इसको वो बोलते हैं स्कीमा टैग्स। तो schema.org एक ऐसी वेबसाइट है जो बेसिकली सब पूरी दुनिया में जितना भी रिच स्निपेट या रिच डेटा की बात होती है, वो schema.data या schema.org के ऊपर बेसिकली डिसाइड होती है। तो ये वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ इसी चीज़ पे काम करती है कि कौन सी नई इन्फॉर्मेशन आएगी, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा। इस स्टैंडर्ड को बनाने से फ़ायदा क्या होता है कि पूरी दुनिया में जिस तरह से HTML एक ही है, HTML लैंग्वेज आप पाकिस्तान में लिखें, आप किसी और मुल्क में लिखें, आपके रूल्स HTML लैंग्वेज के चेंज नहीं होंगे। इसी तरह से स्कीमा के भी अपने रूल्स हैं, स्कीमा के भी अपने मार्कअप हैं। जिस तरह से HTML है, उस तरह से स्कीमा की लैंग्वेज भी है, और जब कोई भी दुनिया में लिखे तो वो डिफरेंट नहीं होने चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई, जिसमें गूगल या दूसरे सर्च इंजन ने मिलकर एक डिसाइड किया कि हम ये चीज़ें ऐसे रीड करेंगे। मैं आपको अभी एग्जांपल दे देता हूँ, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि स्कीमा बहुत वसी है, और इस कदर इसमें चीज़ें ऐड हो चुकी हैं और इस कदर ऐड होती जा रही हैं कि आप ऑलमोस्ट हर चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। बहुत सारी टाइप्स हैं। आप स्कीमा की वेबसाइट पर जाएंगे तो आप यहाँ पर उसकी स्कीमा के पेज के ऊपर जाके लिस्ट निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं किस किस तरह का स्कीमा वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और किस किस तरह का स्कीमा आपको अपनी वेबसाइट पर डालना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक इवेंट हो रहा है। इवेंट की आमतौर पे जब आप इंफॉर्मेशन वेबसाइट के ऊपर डालते हैं तो आप उसका टाइटल लिखेंगे, जगह लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, अगर उसकी टिकट है तो वो बता देंगे कहाँ से बुक करना है, उसकी प्राइस क्या होगी। आपका कोड कुछ इस तरह से होगा। ये आप एग्जांपल देख रहे हैं कि इसमें बेसिकली एक टाइटल, एक इवेंट की बात हो रही है जिसका कोड लिखा हुआ है, जो कि आम HTML लैंग्वेज में ऐसे लिखा जाता है, और हमने HTML पहले थोड़ी सी डिस्कस भी कर ली है। लेकिन अगर इसको मुझे गूगल को बताना है कि भाई ये एक इवेंट है और इस इवेंट का एक नाम है, और वो इवेंट एक जगह पे हो रहा है, उसका एक दिन पे हो रहा है, एक टाइम पे हो रहा है, उसकी एक टिकट है, उसकी एक प्राइस है, उस टिकट का एक URL है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो गूगल कहता है आप मुझे दें। ये गूगल खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। ये आपको अपनी वेबसाइट में ये सारे टैग्स डालने होते हैं, ताकि गूगल जब इसको रीड करे तो वो देख ले कि हाँ भाई ये तो एक्चुअली एक इवेंट की बात हो रही है, और इस इवेंट का एक टाइटल भी है, और इसकी एक डेडलाइन भी है, इसका इवेंट का एक स्टार्टिंग टाइम होगा, एक एंडिंग टाइम होगा, एक बुकिंग लोकेशन होगी, वगैरह वगैरह। सो ये कोड चेंज कैसे होगा? जब ये कोड स्कीमा टैग्स में ऐड होगा तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब आप ये देखें कि किस तरह इसमें इंफॉर्मेशन ऐड हो गई है, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा है, ये असल में सेम इंफॉर्मेशन है, और सिर्फ इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिख दिया गया है कि अब जब सर्च इंजन इसको क्रॉल करेगा, वो देख लेगा कि भाई इसका टाइटल क्या है, इसका ऑर्गेनाइज़र कौन है, ये कहाँ पर हो रही है, ये सब चीज़ें गूगल रीड कर सकेगा, और जब आप सर्च करेंगे गूगल में तो वो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। तो फॉर एग्जांपल, मैंने हाईलाइट किया है कि कौन कौन सी चीज़ें एक्चुअली में वो इवेंट वाली इन्फॉर्मेशन वहीं की वहीं है, जो ये आपको हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है। यही इवेंट की इन्फॉर्मेशन पहले भी हमें नज़र आ रही थी, लेकिन अब यही इवेंट की इन्फॉर्मेशन हमें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज फॉर्म में नज़र आ रही है।
जो कि गूगल जब रीड करेगा इसको तो वो बेहतर तरीके से रीड कर सकेगा और आइडेंटिफाई करेगा। और जब सर्च इंजन पे कोई सर्च करेगा इवेंट के बारे में और आपकी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन पड़ी हुई होगी और आपका पेज अगर रैंक कर रहा होगा तो गूगल वहाँ पर सर्च इंजन के ऊपर ही उनको बता देगा कि भाई इस इवेंट की डेडलाइन ये है, इस इवेंट की टिकट अगर आपने बुक करानी है तो यहाँ से होगी, इसकी प्राइस ये है और इसके ऊपर स्पीकर कौन है, इसका वेन्यू क्या है और वगैरह वगैरह जितनी भी इवेंट से इंफॉर्मेशन ताल्लुक़ रखती होंगी। एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जब हम नाम लिखते हैं, लेट्स सपोज मैं अपना नाम लिखता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, मेरा नाम है उस्मान लतीफ़। उस्मान लतीफ़ कौन है? गूगल के लिए उस्मान और लतीफ़ ये बेसिकली दो लफ्ज़ हैं इंग्लिश के और जिन पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। गूगल को नहीं पता कि उस्मान लतीफ़ एक पर्सन है, उस पर्सन की एक आइडेंटिटी है, उसकी एक जॉब है, उसकी एक कंपनी है, उसका एक जेंडर है, उसकी एक हाइट होगी, एज होगी, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें इंसान से जुड़ी हुई होती हैं और आप अक्सर वेबसाइट पे देखते हैं कि लोगों ने अपने डायरेक्टर्स की तस्वीरें लगाई होती हैं, अपने मैनेजर्स की तस्वीरें लगाई होती हैं, डेवलपर्स हो गए, मार्केटर्स हो गए, सीईओ हो गया, इन सब की इन्फॉर्मेशन लगी हुई होती है। गूगल के लिए वो सब इन्फॉर्मेशन बेकार है। बेकार इस तरह से कि गूगल को ये तो पता है ये टेक्स्ट है, लेकिन ये नहीं पता कि ये टेक्स्ट एक बंदा भी है और अगर कोई लिखे उस्मान लतीफ़ गूगल पे तो उसकी तस्वीर मैंने दिखानी है और तस्वीर दिखाने के लिए गूगल को कहीं कहीं से तस्वीर चाहिए भी। तो ये सारी चीज़ें गूगल को जब तक हम इन रिच स्निपेट के तहत नहीं देंगे गूगल हासिल नहीं कर सकेगा। तो ये एक एग्जांपल है कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें दो बंदों की बात हो रही है। अब आप इसको अगर मैं कोड में डालूंगा तो आपको कुछ कोड इस तरह से नज़र आएगा जिसमें सारे के सारे रेड जो टेक्स्ट है बेसिकली ये वो स्कीमा टैग्स हैं, जबकि वो इन्फॉर्मेशन जो आपको नज़र आ रही है ब्लू के बाद ब्रैकेट्स के अंदर बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन वही है जो हमें पहले नज़र आ रही थी। इस इन्फॉर्मेशन को हमने प्रॉपरली गूगल को बता दिया कि ये पर्सन है, ये पर्सन का नाम है, नाम के बाद उसकी एक डिसएम्बिगुएशन डिस्क्रिप्शन है और इस तरह से दो पर्सन है बेसिकली। सो गूगल जब इस पेज को पढ़ेगा वो पहले पर्सन को भी देखेगा, दूसरे पर्सन को भी देखेगा, उसकी वो डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, उसमें मज़ीद चीज़ें पढ़ेगा और आइडेंटिफाई करेगा। जब भी कोई नेक्स्ट टाइम इस टेक्स्ट को दोबारा सर्च करेगा, इस बंदे को दोबारा सर्च करेगा, अल्टीमेटली गूगल इस काबिल होगा कि उनको तस्वीर भी दिखाए और प्रॉपर बंदे के बारे में बताए। आगे चल के मैं आपको कुछ टिप्स और दूंगा स्कीमा से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि बहुत सारी कॉमन स्कीमा टाइप्स क्या हैं और वो कैसे कैसे इंप्लीमेंट हो रही हैं। लेकिन ये याद रखिएगा जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आज से 1 साल बाद गूगल क्या नया लॉन्च करता है, 2 साल बाद क्या नया लॉन्च करता है, ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। आपकी जॉब ये है कि आपने इन सबको अंडरस्टैंड करना है, इनके ऊपर नज़र रखनी है। जैसे ही आपको नई चीज़ मिले आप अपने डेवलपर से ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाएं। इसको देख के घबराना नहीं है कि भाई ये मैं कैसे करूँगा, आपने नहीं करना। आपने डेवलपर से करवाना है और आपने क्लाइंट को समझाना है कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एसईओ की नहीं है। और अच्छे क्लाइंट ये समझते हैं बात। अच्छे क्लाइंट्स को पता है कि डेवलपमेंट चाहिए एसईओ के लिए। सो अगर आपके क्लाइंट को ये नहीं पता, मेक श्योर ये करें कि आप उनको बताएं और आप उनको रेफरेंसेस दें, रिसर्च करें, थोड़ा सा और पढ़ें और फिर उनको बताएं कि भाई ये देखें, ये हमें इम्प्लीमेंट करना है। मैं मार्केटर हूँ, मैं डेवलपर नहीं हूँ, तो मैं आपकी ये कोडिंग नहीं लिख सकता। सो इन शॉर्ट इसको सबको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन बेहतर होगी और आप अच्छा गूगल पे रैंक कर सकेंगे। हमने बात की रिच स्निपेट डेटा यानी कि स्ट्रक्चर डेटा गूगल पसंद करता है और आपको अपनी वेबसाइट में उसको डालना है ताकि वो आपकी वेबसाइट गूगल में बेहतर नज़र आए। गूगल ने इसके लिए एक टूल भी दिया है हमें जिसका नाम गूगल स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल है। आप इस टूल के मदद से अपनी वेबसाइट पे या किसी की वेबसाइट पे जो भी डेटा स्ट्रक्चर डेटा लगा हुआ है उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको इस टॉपिक में हैंड्स ऑन करके बताऊंगा कि बेसिकली वो टूल क्या करता है और आप कैसे किसी भी वेबसाइट को देख सकते हैं। आइए देखते हैं। गूगल स्ट्रक्चर डेटा टूल ढूंढने के लिए मैं गूगल पे जाऊंगा और स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल लिखूंगा और एंटर कर दूंगा। आपको सर्च रिजल्ट में मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसका यूआरएल अगर आपको याद हो जाए आप डायरेक्ट भी विजिट कर सकते हैं। सो ये वो टूल है जिसके तहत आप गूगल किसी भी यूआरएल को टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूआरएल एंटर करना होता है। अगर आपने यूआरएल अभी नहीं बनाया, मतलब अभी आप कोडिंग कर रहे हैं या आपका भी कोड रेडी नहीं हुआ लाइव जाने के लिए, तो आप कोड स्निपेट पे जाकर अपना यहाँ कोड ऐड करें तो वो भी आपको बता देगा कि आपका कोड में जो भी डेटा है वो क्या उसमें स्निपेट्स हैं कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल टेस्ट के लिए मैं एक वेबसाइट लूँगा, मिसाल के तौर पे मैं वीयू की ही वेबसाइट लेता हूँ। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखते हैं कि क्या उन्होंने अपनी वेबसाइट पर स्निपेट्स लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। आप ये वेबसाइट लोड होगी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, मैं इसका यूआरएल कॉपी करूँगा और मैं जाके स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल में पेस्ट करूँगा और इसको
टेस्ट को रन करूँगा, वो क्या करेगा, गूगल उस वेबसाइट पे जाएगा, उसका सारा कोड उठाएगा और ये लेफ़्ट साइड पे जितना भी देख रहे हैं आप, ये पूरी वेबसाइट का कोड उसने अपने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। और आपको मैंने पहले भी बताया कि गूगल एक्चुअली यही देखता है, हमें विजिबल डिफरेंट डिस्प्ले नज़र आता है, लेकिन एक्चुअली गूगल कोड पढ़ता है। अब इस कोड के अगेंस्ट राइट साइड पे आप देखें तो उसने लिखा है कि यहाँ पर कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ उसको। तो ये सारा सेक्शन जो है ये ब्लैंक है। ये ब्लैंक होने का मतलब ये है कि इस वेबसाइट पे कोई भी स्निपेट डेटा नहीं लगा। तो मैं टेस्ट को बेहतर करने के लिए हम करते ये हैं कि मैं एक मोबाइल का नाम सर्च करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मोबाइल का नाम ढूंढता हूँ, सैमसंग गलेक्सी S9, और इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। अब मैं रिज़ल्ट्स में देखूँगा, जैसे कि हमने पहले बात की कि आप ये देख सकते हैं कि जितने भी ये रिज़ल्ट्स आ रहे हैं इनमें आपको ये स्टार रेटिंग नज़र आ रही है, उसके बाद रिव्यूज़ का आपको पता चल रहा है, उसमें आपकी प्राइसेस आ रही हैं, फिर ये भी बताया जा रहा है कि स्टॉक में है कि नहीं है। तो ये तकरीबन सारी वेबसाइट जो टॉप पे रैंक कर रही हैं उन सब का नज़र आ रहा है। इसमें से कोई भी एक वेबसाइट पकड़ते हैं और उसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही मैं एक वेबसाइट को ओपन करूँगा, अब मुझे इस वेबसाइट के ऊपर तो नज़र नहीं आ रहा कि ये डेटा कहाँ पर ऐड हुआ है इस स्निपेट्स का। इसको चेक करने के लिए मैं इसका यूआरएल कॉपी करूँगा और सेक्शुअल डेटा टेस्टिंग टूल में जाकर अब इसको मैं नया टेस्ट रन करने के लिए यहाँ से न्यू टेस्ट के बटन पे क्लिक करूँगा और मेरे सामने वो पॉपअप दोबारा आ जाएगा। यहाँ पर मैं अपना यूआरएल पेस्ट करूँगा और एक नया टेस्ट रन करूँगा। अब गूगल क्या करेगा, इस टेस्ट के दौरान वो आपका कोड उठाएगा और यहाँ पर कॉपी कर लेगा और उस कोड को रीड करके ये बताएगा कि बेसिकली आपकी वेबसाइट में कौन कौन से स्ट्रक्चर डेटा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे कोड फिर आ गया है, लेकिन राइट साइड पे आप देखेंगे कि कितनी तरह के उसने हमें स्ट्रक्चर डेटा आइटम्स बताए हैं, जिसमें ऊपर 0 एरर्स, 0 वार्निंग्स और 4 आइटम्स बता रहा है। 4 आइटम्स का मतलब ये है कि इसमें 4 आइटम्स हैं, जबकि वार्निंग कोई नहीं है और एरर भी कोई नहीं है। वो 4 आइटम कौन सी हैं? वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर क्लिक करते हैं तो गूगल को ये पता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम वट मोबाइल है, उसकी एक डोमेन है, उसका एक पेज है मोबाइल का m.whatmobile.com.pk और उसका एक फेसबुक पेज है। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन का यूआरएल है। फिर आप ब्रेड क्रम्स देखें, ये हमने पढ़ा था ब्रेड क्रम्स के बारे में कि आप किस तरह से ऐड करते हैं। तो अगर आप योश का प्लगइन ऐड करें या कोई भी और ब्रेड क्रम अगर आप ऐड करवाएंगे तो इस फॉर्मेट में अगर होगी तो गूगल उसको पिक कर सकेगा और उससे आपको वो फिर गूगल में रिजल्ट्स भी दिखाएगा। वेबसाइट का टैग भी लगा हुआ है जिसमें वो बता रहा है कि ये एक वेबसाइट है, उसका नाम वट मोबाइल है। अब आप ये सोचेंगे कि हर वेबसाइट तो वेबसाइट ही होती है, गूगल को ये भी नहीं पता। तो जी आप बिल्कुल गूगल को ये भी नहीं पता कि ये वेबसाइट है, हमें बताना पड़ता। और फाइनली एक्चुअल जो स्कीमा जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा था सर्च में, जो आपको स्टार रेटिंग नज़र आ रही थी, मैं यहाँ से बैक पे जाके आपको वापस दिखाता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर आपने ये जो देखा था कि इसकी 5 रेटिंग थी, 63 रिव्यूज़ थे और 91,000 प्राइस थी। बेसिकली इन्फॉर्मेशन ये प्रोडक्ट स्कीमा से आ रही है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे ये पूरा एक उन्होंने ऐड किया हुआ है, उसमें स्कीमा क्या लगा हुआ है, उसकी टाइप प्रोडक्ट है, उसकी कैटेगरी मोबाइल फ़ोन्स हैं और उसका नाम सैमसंग गलेक्सी S9 है, उसका यूआरएल है, उसका इमेज है और करते करते उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। एक चीज़ आप नोट करेंगे कि जैसे मैं किसी एक आइटम पे क्लिक करता हूँ तो वो जो है लेफ़्ट साइड पे मुझे वो दिखा देता है कि उसका कोड कहाँ पड़ा हुआ है। सो आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड पे ये सारा कोड प्रोडक्ट स्कीमा का पड़ा हुआ है और ये एग्जैक्टली उसी कॉन्टेक्स्ट में है, उसी फॉर्मेट में है जो मैंने आपको पहले बताया था। सो अब जब आप ये प्रोडक्ट स्कीमा पे देखेंगे तो बेसिकली गूगल यहाँ से उठा के बता रहा है कि इसकी वैल्यू 5 है, इसमें टोटल 63 काउंट्स हैं। ये एक ऑफ़र है जिसकी प्राइस 91,000 है, उसका ये भी इन्होंने बताया कि ये स्टॉक के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद इसका सेलर कौन है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की टाइप है और उस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप के बाद उसका नाम लिखा हुआ है कि ये सैमसंग सेल कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ से ये वो इन्फॉर्मेशन है जो इसकी वेबसाइट पे पड़ी हुई है वट मोबाइल की, और वो गूगल उठाकर यहाँ पर दिखा रहा है लोगों को, जिससे यूज़र को भी फ़ायदा हो रहा है और गूगल को भी फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पर आप जब आएंगे तो यहाँ देखेंगे आपके बेसिकली अगर आपने किसी पे क्लिक करना हो तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मैं पहले 3 पे क्लिक करूँगा जिसमें मुझे ज़्यादा डिटेल्स मिल रही हैं, जिसमें उन्होंने रेटिंग्स भी लिखी हुई हैं, प्राइसेस भी लिखी हुई हैं, या मैं बाकी ये जो दो एक्स्ट्रा रिजल्ट्स आ रहे हैं नीचे, इन पे क्लिक करूँगा जिनमें एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, सिर्फ टाइटल, यूआरएल और डिस्क्रिप्शन आ रही है। सो अल्टीमेटली आप खुद ही बेहतर आप समझेंगे कि जहाँ पर ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह से ये देखें यहाँ पर इसको ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं, फिर नीचे भी स्टार नज़र आ रहे हैं, करते करते जो ज़्यादा मुझे डिटेल्स देगा मैं वहाँ पर क्लिक करूँगा। इससे आपका बाउंस रेट कम होगा, आपका यूज़र का डिसीजन बेहतर होगा और जब यहाँ पे जाके देखेगा कि मैंने कहाँ से बाय करना है तो वो अल्टीमेटली वहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर देखूँ कि पहली वेबसाइट में प्राइस 91,000 लगी हुई है, जबकि दूसरी वेबसाइट में 77,000 से लेकर 99,000 की रेंज दी हुई है।
तो पहली वेबसाइट ने रेंज नहीं दी, लेकिन दूसरी वेबसाइट में मुझे लग रहा है कि शायद ये बेहतर है, क्योंकि इसमें कम से कम भी प्राइस दी हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा भी प्राइस दी हुई है। हो सकता है मुझे एक अच्छी डील मिल जाए जो कि कम पैसों में मिलेगी। जबकि तीसरी वेबसाइट में उन्होंने प्राइसेस नहीं दिए हैं। तो ये टोटल आपके कंट्रोल में है कि आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन दिखानी है, कौन सी नहीं दिखानी। आप गूगल के स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल से जाके कोई भी वेबसाइट रिव्यू कर सकते हैं, और अगर आपने अपनी वेबसाइट में कुछ ऐड करवाया है या क्लाइंट की वेबसाइट में कुछ ऐड करवाया है, आप वहाँ पर भी इसको टेस्ट कर सकते हैं उस यूआरएल को। यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि आप गूगल स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल से किसी का भी कोड देख सकते हैं रिच स्निपेट्स का, और अपना भी उसमें कोड लगा हुआ टेस्ट कर सकते हैं कि आया डेवलपर ने ठीक लगाया भी कि नहीं लगाया। लगाने के लिए आपको schema.org से जाके उसका कोड का फॉर्मेट लेना है। अगर आपकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट लगी हुई है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेट उठा लें। अगर आपकी रेसिपी है, पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फॉर्मेट उठा लें और अपने डेवलपर से कहें कि भाई मुझे ये फॉर्मेट चाहिए। वो खुद ही आपको कोड में ऐड कर देगा और बाद में आप टेस्ट कर लेंगे कि भाई मेरे पास तो नज़र नहीं आ रही कुछ चीज़ें और इस वेबसाइट में कुछ चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो ये कैसे हो रहा है? आपने उनको गाइड करना है, आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे और वो उनको तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो एसईओ प्रोफेशनल नहीं है, वो डेवलपर्स हैं, उनको जो कहेंगे वो करेंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस से बात आएगी। लेकिन आपने अपनी वेबसाइट अच्छी करने के लिए, बेहतर करने के लिए रिच स्निपेट्स ऐड करने हैं और टेस्ट करने के लिए आपको गूगल स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल अवेलेबल है। अक्सर आप किसी बिजनेस का नाम सर्च करें तो आपको गूगल में उसके लेफ्ट राइट साइड पे कुछ इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नज़र आती है। रिजल्ट्स तो आते ही हैं, लिंक्स आते ही हैं, कभी वीडियोस, कभी नीचे पिक्चर्स, कभी डिफरेंट लोकेशंस या आम रिजल्ट्स। लेकिन आपको राइट साइड में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नज़र आती है जिसमें लोगो, मैप्स या दूसरी डिटेल्स होती हैं कि बिज़नेस किसने बनाया, कौन ओनर है, कब से बना, वगैरह वगैरह। अगर मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करूँ तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का गूगल में सर्च करें तो आपको बेसिकली लिंक्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन लिंक्स के साथ ही आपको राइट साइड पे एक पैनल नज़र आ रहा है जिसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी की काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। उसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी का बेसिकली लोगो है, उसका मैप्स हैं और मुख्तलिफ चीज़ें और भी आपको नज़र आ रही हैं। ये जो पैनल आपको राइट साइड में नज़र आ रहा है इसको नॉलेज पैनल भी कहते हैं। बेसिकली ये नॉलेज पैनल एक फ्री पब्लिसिटी है गूगल की तरफ से, जो आप मुफ्त में ले सकते हैं अगर आप प्रॉपर्ली अपनी वेबसाइट को स्ट्रक्चर डेटा में डाल दें या अपनी वेबसाइट में रिच स्निपेट्स या स्ट्रक्चर डेटा जैसी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें। ये इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ जगह से आती है। इसमें कभी तो गूगल मैप से डेटा आ रहा होता है, कभी विकीपीडिया से डेटा आ रहा होता है। डिपेंड करता है कि किस तरह की सर्च है या किस तरह का डेटा है और वो कहाँ से वो पिक हो सकता है। गूगल वहाँ वहाँ से इन्फॉर्मेशन उठाकर वो लगाता है। तो पहले हमने स्ट्रक्चर डेटा में जो पहली एग्जांपल हम बात करने लगे हैं वो है बिजनेस प्रोफाइल की। और ये जो आपको विचू यूनिवर्सिटी की नज़र आ रही है इसको बिजनेस प्रोफाइल भी कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में। लेकिन अगर ये टेक्निकल बात की जाए तो उसको नॉलेज पैनल या नॉलेज ग्राफ के नाम से जाना जाता है। ये नॉलेज पैनल या नॉलेज ग्राफ की इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? मोस्टली मैंने जैसे पहले बताया विकिपीडिया या बिजनेस से, गूगल मैप्स लिस्टिंग से, नहीं तो आपकी वेबसाइट से। इस वीडियो में मैं आपसे ये बात करूंगा कि किस तरह से हम अपनी वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं और किस तरह से स्ट्रक्चर डेटा गूगल हमारी वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन पिक करके अपने सर्च डेटा में रिजल्ट्स दिखाता है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज़ करेंगे कि आपको ये फ्री की पब्लिसिटी नहीं मिलेगी। अगर आपका कोई नाम सर्च करता है तो आपके लिए ये बेहतरीन है कि आप अपनी वेबसाइट में वो रिच स्निपेट या स्कीमा टैग्स लगाएं, और जब वो आप लगा लेंगे तो गूगल अल्टीमेटली आपकी वो इन्फॉर्मेशन जो है लोगों को दिखाना शुरू करेगा और आपके मुफ्त में ब्रांडिंग हो सकती है। लोगों को याद रहेगा कि आपका लोगो क्या है, आपकी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है और ये कैसे लगाया जाता है। जैसे कि अगर मैं विश्व यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखूँ, वेबसाइट में डेटा नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल यू करके राइट क्लिक करके व्यू सोर्स करके देखें तो आपको बेसिकली ये कोड नज़र आएगा। ये वो कोड है जो गूगल को भी नज़र आता है। इस कोड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन एडिड है ये गूगल यहाँ से पिक करता है। हमें बेशक नज़र आ रहा है कि यहाँ पर लोग हैं, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मौजूद है, लोगो कहाँ पे है, लेकिन गूगल को ये सब चीज़ें बतानी पड़ती हैं। गूगल अक्सर चीज़ों के लिए डिपेंडेंट होता है हमारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो मैं ये देखने के लिए कि क्या इसमें कोई रिच स्निपेट लगा है, मैं इसका यूआरएल कॉपी करूँगा और मैं गूगल का स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल है उसमें मैं यूआरएल को फेच करूँगा और देखूँगा कि गूगल इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पिक करता है और आया इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लगी हुई है या नहीं लगी हुई। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे सारा कोड वेबसाइट का उसने ऐड कर दिया गूगल ने, लेकिन राइट साइड पे उसको कोई चीज़ें डिटेक्ट नहीं हुई हैं। इसका मतलब कि इसमें स्कीमा टैग बिल्कुल नहीं लगे हुए। और अगर मुझे इसमें स्कीमा टैग लगाना है यूनिवर्सिटी का तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसका स्कीमा टैग ढूंढ सकता हूँ। स्कीमा के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात की है। इसमें हम स्कीमा लगाएंगे बिजनेस का या एजुकेशनल बिजनेस का, और उसको लगाने के लिए आप एक टूल यूज़ कर सकते हैं, टेक्निकल एसईओ। इससे पहले कि मैं आपको ये टूल बताऊं, ये याद रखिएगा कि बेशुमार टूल मौजूद है मार्केट में जो आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं।
आपने सिर्फ ये सर्च करना है कि स्कीमा जनरेटर या मेटा टैग जनरेटर या डिफरेंट तरह के जनरेटर आपको मिल जाएंगे। ज़्यादातर ये फ्री होते हैं, आप सिर्फ फ्री अकाउंट यूज़ करें, उसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन उस पे ऐड करके आप अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। फिलहाल मैं टेक्निकल एसईओ के नाम से technicalseo.com एक इसके कुछ टूल्स हैं, मैं इनमें से एक स्कीमा जनरेटर का टूल यूज़ करूँगा। उसके लिए मुझे technicalseo.com पे जाना होगा, जैसे कि मैं आपके सामने उसकी वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पर आपको ये एसईओ टूल्स की ऑप्शन नज़र आएगी, आप इस पे क्लिक करें। अगर आपको ये नहीं भी नज़र आती तो आप इस पे बाकायदा सर्च कर सकते हैं गूगल में, हो सकता है कि ये कल वेबसाइट चेंज कर दें तो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डिफरेंट जगह पे मिल सकती है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएँगे तो आपको नज़र आएगा कि इसमें काफ़ी टूल्स आपको मौजूद हैं एसईओ टूल्स के अंदर। उसमें से मुझे स्कीमा जनरेटर जो है बॉटम पे, ये आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है, इसको मुझे क्लिक करना है क्योंकि मैंने बाकी चीज़ें नहीं करनी। मैं जैसे ही स्कीमा जनरेटर पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कि किस तरह का स्कीमा जनरेट करना है। अब चूँकि इसमें डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं, हमने ये देखना है कि हमें क्या चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें आर्टिकल, ब्रेड क्रम्ब, इवेंट या डिफरेंट तरह के स्कीमास मौजूद हैं। मुझे ये बताना है कि विश्व यूनिवर्सिटी जो है बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करूँगा तो नीचे उसने कुछ डिटेल्स ओपन कर दी हैं और राइट साइड में उसने कुछ कोड दिखाना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एडिट करूँगा लेफ्ट साइड पे, तो आपको राइट साइड में खुद ही ये कोड नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन की टाइप बताएं। मैं ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ और उसको बताता हूँ कि जी मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली एक एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है। सो यहाँ पर आपको एजुकेशन की ऑप्शन नज़र आ रही है, मैं एजुकेशन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने एजुकेशन पर क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर टाइप जो है वो चेंज होगी और उसने यहाँ पर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया है। ये वो डेटा है जो गूगल पिक करता है और ये उसी फॉर्मेट में ही पब्लिश हो रहा है। जैसे मैंने एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट की, उसने एक और जो सब ऑप्शन एक्टिवेट कर दी कि आप स्पेसिफिकली बताएं कि कौन सी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, एलिमेंट्री स्कूल, हाई स्कूल, डिफरेंट तरह की एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं। ये वो सब स्कीमा है जो गूगल रिकग्नाइज करता है। इसमें से मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि विश्व यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है, तो मैं इसको पहली ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, आप देखेंगे कि राइट साइड में कॉलेज और यूनिवर्सिटी, मैं एक्जैक्टली गूगल को बता सकता हूँ कि विश्व यूनिवर्सिटी को कोई सर्च करे तो बेसिकली एक यूनिवर्सिटी है और उसको मैं इस डेटा से बताऊँगा कि यहाँ से आप देखें कि ये इन्फॉर्मेशन मेरी वेबसाइट पे लगी हुई है। बहरहाल ये जब ये आपने ये सेलेक्ट कर लिया तो आप नेक्स्ट उसका नाम लिखेंगे। इस केस में मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी पूरा नाम लिखूँगा इसका, जो कि ऑफ़िशियली रिकॉग्नाइज़्ड नेम है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में जाऊँगा, वो पूछने इसका अल्टरनेट नेम भी है कोई? सो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको लोग विजू भी बुलाते हैं, या अगर आपको कोई निकनेम या कुछ और नेम आपको लगता है कि है उस बिज़नेस का, उस ऑर्गेनाइज़ेशन का, तो आप उसको लिख सकते हैं। इसमें मैं यूआरएल कॉपी करूँगा इसका होम पेज का। आप उसकी वेबसाइट से जाके उसका यूआरएल कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पेस्ट करें। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो पूछ रहा है कि इसका लोगो का यूआरएल क्या है। सो याद रहे कि गूगल ने अगर आपका लोगो दिखाना है तो उसको लोगो की ऑप्शन आपको देनी होगी। तो लोगो दिखाने के लिए मुझे विश्व यूनिवर्सिटी का लोगो उसकी वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं आप जाके, या अपनी ये लोगो की फ़ाइल आपको पता है कहाँ पड़ी है तो उसकी लोगो की फ़ाइल का यूआरएल भी आप दे सकते हैं। सो मैंने वेबसाइट में जाकर अगर लोगो निकालना है तो मैं फ़िलहाल क्या कर सकता हूँ कि मैं उसको राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब, बेसिकली ये इमेज जो नज़र आ रहा है मुझे इसको मैं नए टैब में ओपन करूँगा। तो मुझे लग रहा है कि ये उसका लोगो है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वीयू का लोगो है और इस यूआरएल पे पड़ा हुआ है। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और वहाँ जाके पेस्ट कर दिया। अगर आपको ये नहीं समझ आ रही तो आप किसी डेवलपर से हेल्प ले सकते हैं कि आपको अपने लोगों की यूआरएल चाहिए। आपको बेसिकली यूआरएल देना होगा ताकि ये कहीं सर्वर पे पड़ा हुआ गूगल को मिल जाए। अगर आप यूआरएल नहीं देंगे तो यहाँ पर अपलोड करने की ऑप्शन नहीं है। ये वेबसाइट सिर्फ आपको टैग जनरेट करने में हेल्प करती है, इसमें कोई डेटा सेव नहीं होता। तो लोगो आप अपलोड नहीं कर सकते। आपको बेसिकली कहीं पर अपलोड हुआ हुआ लोगो का यूआरएल चाहिए जहाँ पर लोग जाके विजिट करें तो उनको यूआरएल मिल जाए, या गूगल अगर विजिट करे तो उसको भी फाइल मिल जाए। तो जैसे कि मैंने लोगो यहाँ पर लगाया, उसने यहाँ पर राइट साइड में सब इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है। अब नेक्स्ट वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप इसकी मज़ीद प्रोफ़ाइल लगाना चाहते हैं? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहूँ कि इसकी मैं फ़ेसबुक, ट्विटर या डिफरेंट तरह की प्रोफ़ाइल लगाना चाहूँ तो मैं उनका नाम भी यहाँ पर दे सकता हूँ। मुझे फ़ेसबुक का अगर यूआरएल लेना है तो मैं उसकी वेबसाइट में जाके आप देखेंगे तो बॉटम राइट पे मुझे फ़ेसबुक का यूआरएल मिल रहा है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पेस्ट किया वो बता रहा है गूगल को कि सेम एज़ कि इस वेबसाइट का असल में ये भी यूआरएल है। तो इससे लिंक हो जाती है कि जब आपको गूगल में बिज़नेस का जब आपको डेटा नज़र आएगा, अगर मैं वीडियो सर्च करूँ, तो राइट साइड में जो आपको इन्फॉर्मेशन नज़र आती है, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें और भी मिलेंगी। तो आप देखें जैसे मैंने विश्व यूनिवर्सिटी सर्च किया तो राइट साइड में इन्फॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पर उसकी प्रोफाइल्स भी आ रही हैं। ये प्रोफाइल्स लाने के लिए उसको विकिपीडिया से चूँकि डेटा मिल रहा है, उसके बाद डेटा मौजूद है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट है और आपको इस तरह का पैनल नज़र नहीं आ रहा,
और विकिपीडिया पे भी आप नहीं हैं तो आपके गूगल के पास कोई और चारा नहीं है, आपको कहीं से भी इन्फॉर्मेशन नहीं पिक कर सकता। बाय द वे इसकी वेबसाइट पे भी ये डेटा नहीं मौजूद, लेकिन चूंकि विकिपीडिया पे मौजूद है तो वहाँ से उसने पिक कर लिया। हमें ये करना है कि हमें वेबसाइट पे भी डेटा लगाना है। सो मैं ना सिर्फ फेसबुक बल्कि ट्विटर की भी प्रोफाइल यहाँ पर लिंक करना चाहूँगा। उसको हम ट्विटर का एड्रेस कॉपी करेंगे, वहाँ जाकर पेस्ट करेंगे, और इस तरह से आप बाकी सारी प्रोफाइल्स भी आप पेस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपने किस किस चैनल पे बनाई हुई है। आप सबकी प्रोफाइल यहाँ पर डाल दें। अगर आपने कोई कॉन्टैक्ट डालना है तो आप कॉन्टैक्ट भी डाल सकते हैं, अगर आपने नहीं डालना तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट अगर कोई टोल फ्री नंबर, कोई सपोर्ट का नंबर या डिफरेंट तरह के नंबर हैं, ये नॉर्मली बिजनेसेस के लिए यूज़ होते हैं। आप उनका सेल्स का नंबर या बिल पेमेंट का, मतलब जिस तरह भी आपने अगर हेल्पिंग का नंबर दिखाना है तो आप यहाँ पर वो भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको सिंपल रखूँगा ताकि हम यूनिवर्सिटी लेवल पे देखें, और ये जो डेटा आया है इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ। अब आप देखेंगे कि मैं गूगल को ये डेटा जब अपनी वेबसाइट में लगाऊंगा, ये वाला कोड, तो गूगल को आइडिया होगा कि एग्जैक्टली कि मैं क्या हूँ, मेरी वेबसाइट किस बारे में है। बेसिकली ये कॉलेज यूनिवर्सिटी है, इसका नाम ये है, इसका निकनेम ये है, और उसमें जो बाकी यूआरएल उसका, बाकी प्रोफाइल्स और ये किस तरह की स्कीमा टैग है, ये सब चीज़ें उसको आइडेंटिफाई हो जाएंगी। इसको कॉपी करने के लिए इस टूल में ये ऑप्शन है कि आप ये बटन दबाएं कॉपी का, तो आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। और मैं अगर वेबसाइट पे जाके इसको पेस्ट करूँ तो ये इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट टाइम जब गूगल इसको क्रॉल करेगा तो उसको ऑलरेडी चीज़ें नज़र आएँगी। लेकिन चूँकि मेरे पास विजय यूनिवर्सिटी की एडिट की एक्सेस नहीं मौजूद, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको सेक्शुअल डेटा टेस्टिंग टूल में ही डाल के देखूँगा कि क्या ये इन्फॉर्मेशन मेरी ठीक भी है कि नहीं। सो आपने ये देखा कि सारा कोड ऑलरेडी लगा हुआ था इसमें। मैं बॉटम पे जाके आपको दिखाता हूँ कि अगर ये मैं गूगल में ऐड करूँ, अगर ये कोड ऐसे ऐड हो जाए वेबसाइट में, तो क्या ये गूगल पिक करेगा भी कि नहीं। इसको मैं एडिट करता हूँ और मैं यहाँ पर अपना कोड पेस्ट करता हूँ। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ से यहाँ तक ये कोड अपना पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अभी मैं इसको दोबारा से वैलिडेट करूँगा तो मुझे गूगल बताएगा कि उसको इस कोड के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें गूगल ने पिक किया है, एक इन्फॉर्मेशन उसको मिली है, एक रिच स्निपेट या एक मेटा टैग या एक स्ट्रक्चर डेटा उसको मिला है। उसमें बता रहा है कि ये बेसिकली कॉलेज है, और उसकी इसका नेम ये है, उसका अल्टरनेट नेम ये है, उसकी यूआरएल ये है, उसका लोगो ये है, और उसकी बाकी जो प्रोफाइल्स हैं सोशल प्रोफाइल्स उसकी यहाँ यहाँ से भी लोग जानते हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे मैं क्लिक करता हूँ लेफ्ट साइड में वही चीज़ इन्फॉर्मेशन कोड सेलेक्ट हो जाती है। जब तक ये कोड आपकी वेबसाइट में नहीं होगा, गूगल आपकी इन्फॉर्मेशन, गूगल नहीं जान सकता कि आपका बिज़नेस है, और वो बिज़नेस एक यूनिवर्सिटी है, और वो यूनिवर्सिटी का एक यूआरएल भी है, उसकी एक प्रोफाइल भी है, और यहाँ तक कि आप उसके नंबर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है बिज़नेस की तो आप वो भी बिल्कुल ऐड करें, और उसको वहाँ से जब कॉपी करेंगे तो गूगल उसका फ़ोन नंबर और वो बाकी इन्फॉर्मेशन भी राइट साइड में दिखा सकता है। तो फ़िलहाल हम इतना ही इसको देखेंगे। अगर आपको ये कोड कॉपी करने में मसला हो रहा है वेबसाइट में तो आप डेवलपर की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर ये आप खुद कॉपी कर सकते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ से टूल से कॉपी करें और उसके बाद वहाँ पर पेस्ट कर दें। जैसे कि आपने देखा कि स्कीमा जनरेट करना मुश्किल काम नहीं है, आपको बेशुमार टूल्स मिल जाएंगे। याद रखिएगा कि एक ही टूल मौजूद नहीं है। मेरे पास जो आसान टूल था जो आपको समझ आ सकता था मैंने वो लगाया। आप मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ जगह मतलब मुख्तलिफ वेबसाइट्स में डिफरेंट तरीके मौजूद हैं जिस पे आप कोड जनरेट कर सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको मुख्तलिफ प्लगइन्स भी मिल जाएंगे, और वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा कि उसमें आपको कोड कॉपी नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस नहीं यूज़ कर रहे हैं, कुछ और यूज़ कर रहे हैं, तो आपको अपने डेवलपर से हेल्प लेना होगी। अगर आप वेबसाइट की एक्सेस जानते हैं, मतलब वेबसाइट की एक्सेस मौजूद है और उसके अलावा आपके पास वो सारी एडिटिंग की सहूलियत मौजूद हैं, तो आप इस इन्फॉर्मेशन खुद भी कॉपी करके लगा सकते हैं। इसमें इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि जहाँ पर बिज़नेस इन्फॉर्मेशन आ रही है, वहाँ पर आप ये कोड के साथ कॉपी करें, ताकि गूगल उसको पिक कर सके। जैसे ही गूगल पिक करेगा इन्फॉर्मेशन, और जो फ्री का पैनल है, नॉलेज पैनल, उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन दिखना शुरू होगी और आपकी ब्रांडिंग अच्छी हो सकेगी।